आप घर से निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं? पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ये हम संघर्ष कर रहे हैं ना, तो हमें ईटा पत्थर गोली, हमारे कुछ साथियों को मारा भी गया, वामपंथियों ने मारा ना। शहीद दिवस 21 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? ये संग्राम की धरती है। अंग्रेजों से नहीं डरे, इन चंदा चोरों से डरेंगे क्या? ये चंदा चोरी करने वाले लोग ये हमें डराएंगे। बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं है कि महिला को अंडे से मारा जाए, और मीडिया देख रही है। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है स्टेट में? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अब आप जो है प्राची जी, कलकत्ता की सड़कों पे जाइए रात में 11 बजे, सिर्फ टोपी, जालीदार टोपी पहन के ट्रिपल लोडिंग नहीं मिलेगी। हिम्मत नहीं है, ये डर है, जो कि खुलेआम होता था चुनाव के दौरान। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि कोई पुलिस वाला रुकता नहीं था। जालीदार टोपी वो गारंटी कि आराम से ट्रिपल लोडिंग चल सकते हो कलकत्ता की सड़कों पे, कोई रेड लाइट पे नहीं रुकना है। और दूसरी बात, 21 जुलाई का नाम लिया, बहुत अच्छा किया, शहीद दिवस। ममता बनर्जी उस दिन प्रोटेस्ट निकाल रही थी 21 जुलाई को, 1993 या 94 की बात है। ये प्रोटेस्ट निकालने गई थी कि वोटर आई कार्ड पे फोटो को अनिवार्य करो। एसआईआर करवाने गई थी। ये पहली शुरुआत ममता बनर्जी ने की है, जिस एसआईआर का भी ये विरोध कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। इसको कहते हैं दुगले। आप शोर मत मचाओ, बोलने तो। देखिए, अगर आप राकेश पांडे जी आप करते हैं स्टूडियो में बैठ के डिबेट, अगर आप खोजी पत्रकारिता कर रहे होते, अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहे होते, आप अयोध्या के पत्रकारों से संपर्क करिए, अयोध्या के रिपोर्टर से संपर्क करिए। ये बात एसआईटी की जांच में आ गई है। क्या चीज? कि वहां पास बनवाने के पैसे लिए जा रहे थे। एसआईटी खुद दर्ज की है, गलत तरीके और उन लोगों की जांच की जा रही है। सुनिए, कभी अयोध्या गए नहीं, आप अयोध्या के लिए सवाल जरूर उठाएंगे। अब आपको बताता हूं खोजी पत्रकारिता क्या होती है। इस शो में व्हाट्सएप उठाकर वो लिंक देख लीजिए। कल हमने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जरा उसकी तस्वीर भी डाल दीजिए स्टिंग ऑपरेशन की। और उसका जिक्र कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है। घर बैठकर एसी रूम में नहीं हो जाता सब कुछ। प्राण प्रतिष्ठा में 22 दिन रहा था कवरेज के लिए। राम की बात करेंगे, कभी राम के दर्शन करने नहीं जाएंगे, और बताएंगे कि पास के लिए पैसा लगता है। सुनिए भाटी जी, हवाई बातें नहीं। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूं, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट आपको भर के देना होगा अगर आपको पास चाहिए। और वीआईपी गेट से एंट्री है, इसमें कहीं से किसी शुल्क का प्रावधान नहीं है। आपको इस सड़क पर आकर ये कह दे कि भाटी जी हमको दे दीजिए पैसा, हम आपको अलग से दर्शन करा देंगे, और भाटी जी किसी भी ऐरे गहरे को पैसा दे देते हैं, तो ये भाटी जी की दिक्कत है, सिस्टम की दिक्कत नहीं है। सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। जम्मू कश्मीर में पंडितों का हत्यारा। सुनिए अमीश भाई, आप लोग अरे पढ़ते ही नहीं है। सुनो, अच्छा सुन तो, सेंटर कमेटी से अरे पता ही नहीं कितनी शांति, ऑडियो डाउन कराओ। मैं अरे सुन तो लो भाई साहब, ऑडियो डाउन कराओ। ये जितने बच्चे बैठे हैं, बेटा आप एक चीज बताओ, जितनी देर इन्होंने तकरीर की है, एक लफ्ज समझ में आया आपके? क्या फायदा भाई ऐसा बोलने का? ऐसा बोलने का क्या फायदा कि सामने वाले को यही पता न चले मैंने क्या कह दिया। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मजेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। अब आपको याद दिलाती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान। सुनिए मेरी बात, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्यों? अब सुनिएगा नीलोफर जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। सुनिएगा, अभी अभी आपने कहा हमारा हिस्सा है, इसीलिए मुझे ये बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का निकालना पड़ा। अब सुनिए, दूसरा बयान का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हालात खराब थे और हालात इसने ठीक करवाई। तब मैं बयान का दूसरा हिस्सा पढ़ूंगा। आपको मालूम होना चाहिए, मुझे सब पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से पता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान। दिस वोंट चेंज नो मैटर हाउ मेनी वॉर्स आर फॉट। अपनी बात में आप खुद फंसी। आपने कहा कि उस वक्त करना चाहिए था, हम जीत रहे थे, उस वॉर को क्यों रोका गया? जो हमारा हिस्सा है वो हमारे पास आना चाहिए था। और यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि चाहे कितने भी युद्ध लड़ लिए जाए, पाकिस्तान का हिस्सा है पीओके, और वो कभी सूरत हाल बदलेगा नहीं। और ये है आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड। आप जन स्थान की बात करेंगे ना, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम है, आप डरे हुए हैं। मथुरा पर बोलेंगे आपकी नौकरी चली जाएगी, मथुरा पर बोलेंगे आपका प्रवक्ता पद चला जाएगा, मथुरा पर बोलेंगे आप फंस जाएंगे। अच्छा पसीने आ रहे हैं आराम से, मैं अब नहीं पूछूंगा आप मथुरा पर, मैं नहीं पूछूंगा मथुरा पर। बस आप मेरे मित्र है, बुरा मत मानिए। मथुरा पर चिढ़ जाते हैं आप लोग, कान्हा पर चिढ़ जाते हैं, नहीं पूछूंगा भाई, मेरे को नहीं पूछूंगा मथुरा पर अनुराग से। पहले इन्होंने कहा मैं एक एक करके जवाब नहीं दूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाए। सारा क्वेश्चन पेपर उन्होंने ले लिया, लीक करके एक का भी जवाब नहीं दिया। अब मैं इनसे यहाँ पे दो एसबीएस हैं, सबसे बड़े सनातनी हैं, और मेरे दूसरी ओर एसबीएस हैं, सबसे बड़े शरीयताई। मैं उन्होंने जो सवाल पूछा एसबीएस अनुराग जी से कि क्या मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने टोपी पहनाई कि नहीं पहनाई, उसका तो आंसर इन्होंने दिया नहीं। पर मैं उनसे एक पूछना चाहता हूं, एसबीएस अनुराग जी से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगे रहना चाहिए, सबसे ज्यादा वायलेट तो इन्होंने किया। ज्ञान व्यापी में व्यास परिवार सदियों से वहां पे पूजा करता आ रहा था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए पूजा बंद करवाई।
इनसे पूछिए, वही होता है ना, इनको लगता है और किसी के पास इंटरनेट आता नहीं है, किसी को जानकारी होगी नहीं, बिना प्रिपेयर होकर चले आएंगे। कोशिश करता तो यकीन मानिए लोग माहौल आते हैं, हंसते हैं। ज्योतिर्लिंग, मैं ज्योतिर्लिंग की बात नहीं, ज्योतिर्लिंग 12 है ना। अब आप सुन लो, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में संघ ने 13वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा में बना दिया। ये धर्म को नष्ट कर रहे हैं। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ जो है सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। 13वां ज्योतिर्लिंग बनाया है। ज्योतिर्लिंग 12 है, 13वां ज्योतिर्लिंग बनाया है। आप चाहिए, सुनिए मेरी बात। नहीं, आप मंदिर बड़ा बना सकते हैं। 13वां ज्योतिर्लिंग संघ ने बनाया, बड़ौदा में बनाया है। और जो कहा है उन्होंने कि 13वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उन ज्योतिर्लिंगों का अपना महत्व है। काशी विश्वनाथ का अपना महत्व है, नागेश्वर का अपना महत्व है, त्र्यंबकेश्वर का अपना महत्व है, रामेश्वर का अपना महत्व है, कन्याकुमारी से उन ज्योतिर्लिंगों का महत्व है। 12 ही ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल 13 ज्योतिर्लिंग है ही नहीं। ये 13वां ज्योतिर्लिंग है सर, नहीं है सर, 12 ज्योतिर्लिंग है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 13वां कोई बना नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप बड़ा मंदिर बना सकते हैं भगवान शिव का, बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग, कोई शिवलिंग लगा सकते हैं, पर ज्योतिर्लिंग 12 ही है, 12 ही रहेंगे। किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों का अधिकार है हमारे धर्म के अनुसार, उसमें किसी नेता का कोई अधिकार नहीं है, वो उसमें शामिल होगा। इस पर जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा मंदिर हम बनवाएंगे, हमने सिर्फ कहा मंदिर निर्माण का जवाब मैं भी दूंगा। मगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील कराएंगे। चिल्लाइए मत, अब सुनिए कान खोल के। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? आपका मंत्री कपिल सिब्बल, जिसने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद के राम मंदिर के केस 2019 के बाद ले जाओ। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदस्य कौन था? आजम खान, जो इनकी पार्टी का। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दूसरा वकील जब अब चिल्लाने लगे यार, चेते करने लगे, जैसे ही फट गया चिल्लाना शुरू कर दिया। इनकी पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील होते थे। और समाजवादी पार्टी के एडवोकेट जनरल जो मुलायम सिंह सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, जफरयाब गिलानी, वो उसी समय बाबरी एक्शन कमेटी के वकील थे। इसलिए सबको पता है कि कालनेमी कौन है। इस देश के लाखों और करोड़ों हिंदू राम मंदिर पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारे दान का पैसा 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितना भी मारा है, किसने मारा है? पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे? उसका पर्दाफाश करो और जेल में डालो। चोर को इस देश के मुसलमान क्यों नहीं पूछते कि मेरा पैसा कहां गया? मेरा पैसा मस्जिद को मैंने दान किया, वो कहां गया? किससे पूछते हैं? जवाब दे, जिसकी होती है वो जवाब देता है। कौन दे रहा जवाब? बताइए मुझे। कितना दाम गया जामा मस्जिद का आप दिल्ली में? ये जामा मस्जिद मुसलमानों का है ही नहीं, वो तो सरकार का है। अरे है तो सरकार बताएगी ना। हाँ, सरकार बताएगी। अजीब बात है, अजीब बात है। आपको पता तो होगा एक मुसलमान का पैसा कहां जा रहा है, कोई हिसाब नहीं देता। अजमेर की दरगाह का पैसा कहां गया, कितना आ रहा है साल का, है कोई ऑडिट? अरे आप कितना घुमा लीजिए जिले, मैं कहीं नहीं घुमा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं इस देश के लोगों को कि हिसाब मांगिए, राम मंदिर और सबसे मांगिए। राम मंदिर से हिसाब मांगा जाए, हम मांग रहे हैं बैठे। पिछले 10 दिन से रोज इस विषय पर डिबेट कर रहा हूं, लेकिन अपना हिसाब नहीं देंगे कोई। अखिलेश भैया को इजाजत है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का, और एमआईएम चुनाव लड़े तो अखिलेश भैया को पेट में लूज मोशन हो जाता है। अखिलेश भैया को आप ही बताइए, एक मुसलमान मुद्दे पर अखिलेश यादव बोलते हैं, आप दिखा दीजिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। एक माइनॉरिटी इशू मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा आजादी के बाद दंगा हुआ, सबसे ज्यादा लोग कैंप में रहे, अखिलेश भैया सैफई में नाच करा रहे थे। आपको पता ही तो, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है महिलाओं के साथ क्या हुआ। अखिलेश भैया बोले भैया को भाभी पसंद है, भैया को भतीजा पसंद है, भैया को चाचा पसंद है, घर में पूरा बन जाएगा पीडीए, भैया बन जाए, भाई बन जाए, भतीजा बन जाए, चच्चा बन जाए, यही एमपी बन जाए, और मुसलमान इनको झोला दे दे के वोट देते रहे, और इनसे सवाल करेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। सुनील सिंह जो मुसलमानों को गाली दिया, अखिलेश भैया उसको स्टेज पे बैठाते हैं। आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश भैया को सुने हैं कभी बोलते हुए? एक माइनॉरिटी इशू पे बता दीजिए अखिलेश भैया बोले। ये सब बोलने के लिए ही तो बीजेपी ने इनको बिठाया है। क्लियर हो गई ना बात सारी? ये पूछिए ना, गुजरात क्यों चुनाव लड़े थे? मामा जी का ससुराल था। जाकर महाराज क्यों जुड़े थे? मौसा जी का ससुराल था। आसाम क्यों चले थे? झारखंड क्यों लड़े थे? आपके नेता ये चिट्ठी लिख के साइन करके उन्होंने क्यों दिया? क्यों आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है, खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी है, प्रियंका जी ने लिखी है, सोनिया जी ने लिखी है। अगर कोई देखिए, इसके पीछे मैं जांच की मांग करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन्हीं का एजेंडा है। सैफुद्दीन सोज क्यों है? कौन है? नहीं, मेरी सुनिए, वो कांग्रेस के वो लोग केवल वो लोग जिसे बीजेपी अपने एजेंडे में लेती है, उनके साइड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने ऐसे लोगों को रखा है जो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं? नहीं, और आप पाल रहे हैं। बीजेपी की साजिश है। मणिशंकर अय्यर अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको आप इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के एजेंडा आपको पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पाल रही है। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत, ये ट्रंप के दबाव के तहत ये पाकिस्तान से समझौता करने के लिए चिट्ठी लिखवाई गई। पर क्या कार्रवाई होगी? मणिशंकर अय्यर पर क्या कार्रवाई होगी बताइए मुझे। चूंकि एपिस्टन फाइल का राज खुला और समझ गई सर, आपने तुरंत नकार दिया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वो नेता आपके हैं ही नहीं। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी के एजेंटों को पाल रही है। ये बात गजब है। इस देश में
कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं। और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्स पर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स की असलियत बाहर आती नज़र आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मज़ेदार मोमेंट्स। जो चिट्ठी लिखी गई है वो तो अपील है, और अपील दोनों सरकार से है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी और उनके पीछे आरएसएस है कि एक तरफ कुछ बात कहते हैं, अखंड भारत का बात कौन कहता है? पाकिस्तान और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इसका तो कॉमन हिस्ट्री है। आप देखिए कि पूरा जो पड़ोसी राज्य है सार्क का, सबसे हमारे संबंध खराब है। पाकिस्तान जब तक घुटने पर गिर के क्षमा याचना करके ये कसम नहीं खाता है कि हम जीवन भर कभी आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देंगे, आतंकवादी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की यही इच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों की चिट्ठी लिखने से देश नहीं बनता, वो चिट्ठी लिखे, जितना प्यार न्यौछावर करना उतना प्यार न्यौछावर करें, लेकिन पाकिस्तान चिट्ठी लिखना गलत मानते हैं कि सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत मानते हैं। इस समय चिट्ठी लिखने में कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों लिखी जा रही है चिट्ठी? भूल गए 22 अप्रैल 2025, एक साल श्रीलंका में बात करने का प्रयोजन है। आज भी हमारे सीने चल रही है, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर मांग से सिंदूर अभी तक वो खून ठंडा नहीं हुआ। अब आपको याद दिलाती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान, सुनिए मेरी बात। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्यों? अब सुनिएगा नीलोफर जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। सुनिएगा, अभी अभी आपने कहा हमारा हिस्सा है, इसीलिए मुझे ये बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का निकालना पड़ा। आप सुनिए, दूसरा बयान का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हालात खराब थे और हालात इसने ठीक आप चुप होंगे तब मैं बयान का दूसरा हिस्सा पढ़ूंगी। आपको मालूम होना चाहिए, मुझे सब पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से पता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान। दिस वोंट चेंज नो मैटर हाउ मेनी वॉर्स आर फॉट। अपनी बात में आप खुद फंसी। आपने कहा कि उस वक्त करना चाहिए था, हम जीत रहे थे, उस वॉर को क्यों रोका गया? जो हमारा हिस्सा है वो हमारे पास आना चाहिए था। और यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि चाहे कितने भी युद्ध लड़ लिए जाए, पाकिस्तान का हिस्सा है पीओके, और वो कभी सूरत हाल बदलेगा नहीं। और ये है आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड। वीडियोस हम आपके लिए रोज इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज, ये सब इश्यूज से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं। और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा, क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।